मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपको दिल से स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़े सतत देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी। दर्शकों, आग्रह करता हूं आपसे कि आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और मैं करता ही रहूंगा और करना भी चाहिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आंख मीच के लाइक कीजिए, और जिसे चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब ले, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। आज के आर्थिक युग में दर्शकों, एक जातक का प्रश्न आया है आंध्र प्रदेश से। विदेश जाने की कोशिश में है, धन की उसको समस्याएं हैं और घरेलू खर्च हैं, बच्चों के लिए सभी को ही होता है। और आर्थिक युग में धन की परेशानी सबसे अधिक परेशानी हो गई है। आज का परिवेश ऐसा ही है, धन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है। तो विचार करेंगे कि आपकी कुंडली, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, धन के योग बहुत होते हैं। माता लक्ष्मी के योग बहुत होते हैं, महायोग है, राशि परिवर्तन योग है, मतलब बहुत होते हैं। लेकिन एक गूढ़ ज्ञान उसको शायद कम ही बताते हैं। मैंने भी पहले एक दो बार वीडियो में बताया है, ऐसा नहीं है, क्यों परिश्रम लगता है। तो बात करते हैं उस गूढ़ ज्ञान की जो छुपा हुआ रहस्य है कि आखिर आपको धन कितना और कहां से मिलेगा। और फिर उसके बाद उसके विदेश की भी बात करेंगे, वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। आपकी भी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, 12 भाव में किसी भी लगन की कुंडली हो, तो आपको कितना धन मिलेगा और कहां से मिलेगा, बिल्कुल एकदम नपा तुला हुआ मैं आज आपको बताऊंगा। गूढ़ रहस्य है। आप चैनल पर अंत तक बने रहिए, आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी। लगन का भाव है द्वितीय भाव, धन का तृतीय पराक्रम का चतुर्थ भाव, घरेलू सुखों का घर का भाव है, जन्म स्थान है आपका। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि, छठा भाव ग्रोह शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, आठवां भाव गड़ा हुआ धन है, आयु का भी है, गुण ज्ञान भी है। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। दसम भाव कर्म का भाव है, जो आपने कर्म करना है। एकादश भाव आमदनी का भाव है। काम त्रिकोण का तीसरा पद है, हमको समाज से जोड़ता है। आमदनी होगी तभी तो जुड़ेंगे, नहीं होगी तो कोई समाज आजकल तो पूछने वाला भी नहीं है भाई। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है द्वादश भाव। तो बात करें लग्न छठे भाव में, 10वें अष्टम भाव में, विष नवास में सूर्य चंद्रमा और पुष्कर नवास में राहु, और राहु विनाशकारी बना। क्या उसकी कुंडली पर प्रभाव जा रहा है? आपको कितना धन और कहां से प्राप्त होगा? गूढ़ रहस्य। क्या आपका विदेश गमन होगा? जातक का जन्म 26 फरवरी 1985 शुक्ल पक्ष कीर्तन 2 मंगलवार को हुआ, रात को 10 बजे 22 बजे। योग इंद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, इसलिए मैं आया। इसके स्वामी पित्र हैं। जैसे आपने अपनी कुंडली में देखा होगा, आजकल कंप्यूटराइज कुंडली, उसमें योग का कॉलम आता है, उसमें योग इंद्र उसके स्वामी पित्र हैं। जन्म के समय पर तुला लग्न की 10 डिग्री 48 मिनट है, और केतु 28 डिग्री 30 मिनट लेकर है। शनि द्वितीय भाव में 4 डिग्री 24 मिनट लेकर के है। चतुर्थ भाव में गुरु नीच राशि में है, 10 डिग्री 48 मिनट लेकर के है। सूर्य कुंभ राशि में 14 डिग्री 23 मिनट लेकर के, बुध 20-40 लेकर के, बुध अस्त है सूर्य से 6 डिग्री दूरी पर है। छठे भाव में मंगल 24 डिग्री लेकर के है, तो शुक्र उच्च राशि में 24-31 लेकर के है, ये 24-14 है। सप्तम भाव में राहु 28 डिग्री 30 मिनट लेकर के, चंद्रमा 0-0-0-1 पर है, ना के बराबर है चंद्रमा की डिग्री, आप देख ले सकते हो। नवास में हम जाए तो विश्व नवास में चंद्रमा और सूर्य दोनों है, पुष्कर नवास में राहु आ गया। जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र सतबीजा नक्षत्र बनता है। सतबीजा के स्वामी गुरु राहु है, राहु विनाशकारी बन गया। अगर हम चलित कुंडली बनाते हैं तो राहु चलित कुंडली में चंद्रमा के साथ हो जाता है, केतु शनि के साथ हो जाता है। जो भी बात है, 28 डिग्री पर यहां पर खत्म हो जाएगा। 4 डिग्री तो शनि और केतु ये एक तरफ से एक ही साथ है भाई, एक ही साथ है। ये बॉर्डर लाइन तो हमने बनाई है, और चंद्रमा राहु भी एक ही साथ है, और इसीलिए यहां पर आए।
ये आए। अब बात करेंगे हम गुरु की महादशा चल रही है 24/8/24 से लेकर 24/8/2040 तक गुरु श्रवण नक्षत्र में है। पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि गुरु नीच राशि में है, गुरु नीच नहीं है। गुरु 5 डिग्री पर नीच का होते हैं और वो सूर्य के नक्षत्र होता है। राशि में वो चाहे 29 डिग्री लेके तो नीच राशि माना जाएगा। गुरु यहां पर नीच राशि में है तो आपको क्या फल देगा? यहां पर चतुर्थ भाव में परिश्रम से आपको सुख मिलेंगे, हानि करेगा, थोड़ी बहुत हानि करेगा, क्यों? चतुर्थ भाव में है, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन गुरु 2 राशि का स्वामी है, तीसरे भाव में है और छठे भाव में है, इनका राशि स्वामी है। इनके स्वामियों की वह हानि करेगा। घरेलू सुखों का थोड़ा सा अनुभव तो होगा, वो बात अलग है, लेकिन जो राशि का स्वामी गुरु है, धनु राशि का, भाई बहन का सुख पराक्रम का नहीं करेगा, हानि करेगा, उसमें हानि होगी। छठे भाव में शत्रु पक्ष से भी उसको परेशानी रहेगी, क्यों? दोनों राशि का स्वामी। जो भी ग्रह नीच राशि का है, जिस नीच राशि में है, उस राशि के फल को प्राप्त करने के लिए उसको अथक परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन जिस राशि का स्वामी है उसकी हानि करेगा, अधिक हानि करेगा। तो तीर्थ भाव की हानि करेगी, छठे भाव की भी हानि करेगी। मोटे तौर पर आप बात ऐसा समझिए। और गुरु नीच नहीं है, नीच 5 डिग्री तक होता है। श्रवण नक्षत्र में गुरु नीच का नहीं होता है, नीच राशि में है। गुरु उच्च दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है, तो यहां पर अच्छा व्यवसाय होगा उसका। गुरु घरेलू सुखों में थोड़ी सी परेशानी तो देगा, अनुभव होगा, वो भी अनुभव नहीं होगा क्यों? शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। जो यहां पर नीच राशि में है गुरु, उसका प्रभाव शनिदेव ने कष्ट कर दिया। शनि अपनी राशि को देख रहा है, चतुर्थ भाव को, उसको घर के घरेलू सुख मिलेंगे। पहली बात, क्योंकि उसका जो नीचत्व है वो भंग हो रहा है, शनि अपनी राशि को देख रहा है, तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यहां पर 10वें भाव को देख रहा है गुरु, अच्छा व्यवसाय होगा, उसको अच्छा व्यवसाय होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहां कमी हो रही है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सुख सफलता और 9 दृष्टि यहां द्वादश भाव को देख रहा है, बाहर से उसके अच्छे संबंध होंगे। इतनी सी बात गुरुदेव की है। अच्छा व्यवसाय यहां होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है कि चतुर्थ यानी कर्क राशि 10वें भाव में है और 10वें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, और अष्टम में चला गया, विष नवास में आ गया चंद्रमा। जब चंद्रमा उसको फल नहीं दे रहा है तो गुरुदेव नहीं देंगे। गुरु ये बलवंता आती है। गुरु और चंद्रमा का 9 पंचम योग है, ये भी एक लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन चंद्रमा विष नवास में आ गया, अपने भाव की हानि करेगा। जब चंद्रमा 10वें भाव की हानि कर रहा है तो गुरुदेव में साहस नहीं है। क्यों? राजा के बाद चंद्रमा का नंबर आता है ग्रहों की पंचायत में, तो गुरुदेव उसको नहीं दे सकते। यहां पर गुरुदेव को बंदिश लग गई। क्यों? चंद्रमा विष नवास में आने से अपने भाव की हानि करेगा। चंद्रमा जब मान लिया किसी आपके घर में आपके पिताजी ने किसी चीज के लिए मना कर दिया, तो आपकी माताजी से आप मस्का लगाओगे, व्यय करोगे, तो वो भी ये कहेगी भाई आपके पापा जी ने मना किया। तो ये उनकी बलिष्ठता में, बलवान स्थिति में फर्क आता है। ग्रह के एक से एक बलवान स्थिति ग्रहों की पंचायत में। मैंने कई बार वीडियो में बताया है, अगर राहु कहीं पर दोष दे रहा है और उसको बुध देख रहा है, बुध पीड़ित नहीं है बलवान स्थिति में, तो राहु को दोष को खत्म कर देता है। राहु और बुध के दोष को अगर शनि बलवान देख रहा है तो शनि कर देता है। इस तरह से मंगल कर देता है। फिर इस तरह से आ जाता है, उनकी बलवंता आ जाती है, एक से ऊपर एक आ जाती है। जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई, माता, बाप, इस तरह से आप समझो। तो चंद्रमा यानी सूर्य राजा है और चंद्रमा वजीर समझ लो, ऐसा समझ लो। तो चंद्रमा उसको नहीं देना चाहता तो गुरुदेव नहीं दे सकते, गुरुदेव नहीं दे सकते। यहां पर ये दिक्कत आ गई गुरु को देने में, कुछ चंद्रमा के विष नवास में आने से दिक्कत आ गई।
और चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित भी हो गया, गहन योग भी लग गया, इधर शनि के साथ केतु भी। लेकिन शनि अपनी दृष्टि को देख रहा है तो जन्म स्थान को नहीं जाने देगा। आगे बात करें, सूर्य वृष नवास में है। जब सूर्य वृष नवास में आ गया तो अपने कारत्व को हानि देगा। सूर्य किस चीज का कारक है? आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, प्रशासन का कारक है, उनमें हानि करेगा। और कुंडली में एकादश भाव का स्वामी है, एकादश भाव की हानि करेगा। एकादश भाव क्या है? इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, तो हानि करेगा। सूर्य ने यहां पर हानि कर दी, चंद्रमा ने यहां पर हानि कर दी, तो जातक का परेशान होना स्वाभाविक है। क्यों? ये दोनों पिस नवास में आते। और राहु सप्तम भाव में है। जन्म नक्षत्र 22वां, कृतिका से 22वां राहु शत्रुजा बनता है। राहु विनाशकारी आ गया, राहु विनाशकारी आ गया और लगन पर प्रभाव आ गया, लगन पर प्रभाव आ गया। अब देखिए दर्शकों, आगे चलते हैं। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, मंगल की राशि में शनि है, राहु है, यहां पर छठे भाव में आ गया। मंगल जहां पर भी देखेगा वहां अशुभ देगा, शत्रु के तरह से अकारक है और मारक ग्रह है। मंगल भी खर्चा अधिक कर रहा है यहां पर। शुक्र उच्च राशि का आ गया यहां पर। शुक्र क्या? लग्नेश है, उच्च राशि का आ गया। शत्रुओं पर कठिनाई तो पालेगा, आयु भी अच्छी होगी। कुछ आदमी इसको विपरीत राजयोग भी बोलेंगे। अष्टम भाव का स्वामी छठे में आ गया और मंगल से पीड़ित है, परंतु अपनी सप्तम दृष्टि से विदेश भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है। जहां पर देखिए दर्शकों, शुक्र लग्नेश है, स्वयं जातक है और विदेश के भाव को नीच दृष्टि से देख रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। बाहर के स्थानों से उसको कष्ट मिलेंगे, विदेश से कष्ट मिलेंगे, ये कोई योग नहीं बनता। बात समझ आई? बाहर से कष्ट मिलेंगे। शान और शौकत से तो जिएगा, उच्च का है। छठे घर में उच्च का शुक्र होने से कोई फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता। छठे घर में उच्च साधारण तो जातक को कोई फायदा नहीं होता, खर्चा अधिक कर देता है, खर्चा अधिक कर देगा। ये बात आ गई। तो मैंने शुक्र का ही बता दिया, इसका ही बता दिया। अभी बात दर्शक थोड़ी सी बात सोचिए कि विदेश योग के कई योग होते हैं। मैंने खूब विद्वानों के जो योग दिए, शास्त्रों में दिए, जो अपने अनुभव में देखे, कहीं भी पूरा पर नहीं हो रहा। अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो, क्यों? अष्टम भाव विदेश का भाव है और नवम भाव पार है, तो चांस बन सकते हैं। लेकिन चंद्रमा मृत अवस्था में आ गया, विष नवास में आ गया, वो भी चांस नहीं। अब साधारण तौर पर चर राशि के लगन वाले ज्यादा विदेश जाते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी बड़े ग्रह भी चर राशि में हो, तो ऐसा कोई चर राशि में नहीं है। लग्नेश पर तीर्थ भाव छोटी यात्राओं का भाव है और नवम भाव बड़ी यात्राओं का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, हवाई यात्राओं का भाव है, और शुक्र उसका हवाई यात्रा का कारक ग्रह है। दसम द्वादश भाव को नीच दृष्टि से शुक्र देख रहा है, तो हवाई यात्राएं बंद हो गई, नहीं देगा। तीर्थ भाव छोटी यात्राएं हैं, गुरु नीच का चला गया, नहीं होंगी। लंबी यात्राएं नौ भाव है, बुध अस्त हो गया। यहां पर बुध भी थोड़ा सा रिलैक्स दे रहा है, क्यों? 6 डिग्री है ना, तो इतना लाइट दे रहा है जैसे समझो सूर्य अस्त होने वाला है 5 या 6 बजे का जितना प्रकाश रहता है, वो ऐसा दे रहा है, मान लिया। लेकिन अस्त हो गया। बुध द्वादश भाव का भी स्वामी है, द्वादश भाव भी विदेश है और 9 भाव भी विदेश का संबंध रखता है, तो यहां पर बुध के अस्त होने से भी कमजोर योग हो गया। कोई सफलता वाली उम्मीद की बात नहीं रही, उम्मीद की बात नहीं रही। और शनि अपने भाव को देख रहा है, घर को नहीं छोड़ना चाहता, कोई उम्मीद की बात नहीं रही। कहीं पर भी कैसा भी योग और फालतू जो चर राशि का है या शिक्षा का है, इस कुंडली में मुझे दिखाई नहीं दिया। जो था मत था विद्वानों का, अष्टम भाव समुद्र है, यहां पर शुभ ग्रह भी विदेश यात्रा करा देता है, तो ये शुभ ग्रह भी विषनवास में चला गया और डिग्रियां इसकी इतनी हो गई, वो भी बात नहीं बनी। चंद्रमा नीच दृष्टि से यह देख रहा है
कुटुंब के भाव को, शनि भी यहां बैठा हुआ है, मान लिया कुटुंब से दूर हो सकता है, तो विदेश जो जाएगा कुटुंब से भी घर होगा, द्वितीय भाव भी पीड़ित होगा, चतुर्थ भाव भी पीड़ित होगा। लेकिन चतुर्थ भाव तो पीड़ित नहीं है, शनि अपने भाव को देख रहा है, वो गुरु का जो नीचत्व है वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह से कोई सफल विदेश योग नहीं है। राहु विनाशकारी है, लगन को देख रहा है, भ्रमित कर रहा है, विनाशकारी है, भ्रमित कर रहा है और धन की हानि हो रही है। कैसे? राहु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर है, शत्रु की राशि है, आमदनी को ब्रेक लगा दिया राहु ने भी, और शनि की दसम दृष्टि भी यहां पर आ रही है। तो राहु और शनि दोनों सूर्य के दुश्मन है, सिंह राशि है, यानी एकादश भाव पर दृष्टि है, शनि की दसम दृष्टि है, राहु की पंचम दृष्टि है। एकादश भाव की धज्जियां उड़ गई, और एकादश भाव सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का भाव है। तो एकादश भाव में आमदनी बिल्कुल रोक दी, दसम भाव ने काम बिल्कुल रोक दिया, चंद्रमा विश्वनिवास में चला गया, खड्डे में गिर गया। गुरु चंद्रमा का नव पंचम योग लक्ष्मी योग बनता है, लेकिन तब देगा ना जब चंद्रमा होगा। गुरु उच्च का देख रहा है, तब देगा ना जब चंद्रमा चाहेगा, वो तो नहीं देना चाहता। तो यहां पर किसी भी तरह से बात नहीं बनी, और धन की स्थिति, व्यवसाय की स्थिति परेशान में आ गई। अब चलते हैं गूढ़ ज्ञान की तरफ। दर्शकों, कोई भी ग्रह, अब उसका चरण कौन सा ग्रह है, आप अपनी कुंडली में चरण, आजकल कंप्यूटराइज कुंडलियां हैं, उनमें नक्षत्र का चरण होता है और कौन से चरण में है। चरण 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? अग्नि तत्व को। चरण 2 पृथ्वी तत्व को, 3 चरण वायु तत्व को, 4 चरण जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जो लगन में चरण 1 में होंगे वो नवास में 1, 5, 9 राशि में जाएंगे, जो धर्म त्रिकोण माना जाता है। फिर सुन लो, बहुत ज्ञान की बात है। कोई भी ग्रह आपका अगर लगन कुंडली में चरण 1 में है तो वह अग्नि तत्व गिना जाएगा, और नवास में या तो अग्नि तत्व की राशि मेष होगी, सिंह होगी, धनु राशि में जाएगा, जिसको धर्म त्रिकोण कहते हैं। 2 चरण पृथ्वी तत्व राशि है, नवास में 2, 6, 10 राशि ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थ त्रिकोण में जाएगा, उसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। 3 चरण में जो ग्रह यहां पर होगा वो वायु तत्व में होगा, और नवास में 3, 7, 11 वायु तत्व राशि में जाएगा, जिसको काम त्रिकोण कहते हैं। 4 चरण जल तत्व राशियां होती हैं, जो 4, 8, 12 राशि होती है, नवास में जाएगा, जिसको मोक्ष कहते हैं। अब इधर को गिनती कीजिए। इस कुंडली में सूर्य 14 डिग्री 23 मिनट लेकर के 7वां चरण 3 में है, एक एक को टिक करते जाते हैं, चरण 3 में है। चंद्रमा कृत्तिका चरण 2 में है, कृत्तिका चरण 2 में है। मंगल रेवती चरण 3 में है। बुध पूर्व भाद्रपदा चरण 1 में है, बुध का नग, आप नोट करते जाना। गुरु श्रावण नक्षत्र, श्रावण चरण 1 में है। शुक्र रेवती के 3रे चरण में है। शनि अनुराधा के 1 चरण में है, और राहु कृत्तिका के 1 चरण में है। ये यहां तक आ गया। और केतु विशाखा के 3 चरण में है। ये ग्रहों की स्थिति है कि वो कौन से नक्षत्र के चरण में है। तो यहां से मैंने नक्षत्र और चरण लिया है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह है वो कौन से नक्षत्र में है और वो कौन से चरण में है, उसका चरण लिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रह के मैंने चरण ले लिए। अभी चरण 1 में कितने ग्रह आए हैं? 1, 2, 3, 4। चरण 4 में 4 ग्रह आए। चरण 2 में 1 ग्रह आया है, और चरण 3 में 4 ग्रह आए, तो टोटल 9 ग्रह हो गए। 4, 4, 8 इस तरह से आए हैं। धर्म त्रिकोण में 4 आए हैं, तो चरण 1 धर्म त्रिकोण है, 4 ग्रह आए हैं। पृथ्वी तत्व अर्थ त्रिकोण में 1 आया है, जो कि चंद्रमा आया है, 1 ग्रह आया है। और वायु तत्व में 3, 7, 11 राशि में जो आया तो 4 ग्रह आए हैं। वायु तत्व में ये 4 ग्रह आए, 1, 2, 3, 4 ग्रह आए। तो 4 ग्रह वायु तत्व में है, 4 ग्रह अग्नि तत्व में है, 1 ग्रह पृथ्वी तत्व में है। 9 ग्रह का ये डिटेलमेंट मैंने आपको बता दिया। 9 ग्रह इस तरह से आए।
बात समझ में आ गई? अगर आपके अग्नि तत्व, जिसको कि धर्म त्रिकोण कहा जाता है, उसमें ग्रहों की अधिकता है, तो वह जातक सच्चा होगा, ईमानदार होगा, उसमें एनर्जी होगी, नई योजनाओं को लाने वाला होगा, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति होगी। ऐसा जातक ये है। अपने आप को जातक देख लो, आपके चरण ऐसे बता रहे हैं कि धर्म त्रिकोण में 4 ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी तत्व में 1 ग्रह है। पृथ्वी तत्व, आपके जितने चरण 2 में ग्रह होंगे आपकी कुंडली में, उतने ही आपको पैसा अधिक मिलेगा। जितने ग्रह अधिक होंगे उतने ही पैसे की बलवंता आपको अधिक होगी, आप अधिक धनवान होंगे और पैसे अच्छे बोरी भर करके पैसे आएंगे। चरण 2 में होंगे तो, यहां पर होंगे तो, ये है चरण 2, ये चरण 2, ये एक चरण, ये निचोड़ है दर्शकों पूरा। चरण 3 में 4 ग्रह हैं। चरण 3 वायु तत्व राशि होती है। वायु तत्व राशि में जातक बुद्धिमान होगा, गुणवान होगा, ज्ञान होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी, काम को कैसे किया जाए उसका तरीका होगा, हुनर होगा, सारी चीज होंगी उसको। 4 हैं ग्रह। ये जातक मेरा वीडियो देखे तो अपने आप अपना हिसाब लगा ले कि वो कैसा है, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा होगा। ठीक है ना? और कमेंट्स बॉक्स में लिखे कि हमने ठीक कहा या नहीं लिखा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 चरण में कोई ग्रह नहीं है इसका। वैसे मैं आपको बता दूं, 4 चरण में जो ग्रह होते हैं वो उतना ही भावनात्मक होता है, मोक्ष कोण उसको कहा जाता है। तो इस जातक का सिर्फ धन के लिए तो एक ही चरण में है, वो भी चंद्रमा है। चंद्रमा कीर्ति नक्षत्र पृथ्वी तत्व में है। पृथ्वी तत्व में जितने ग्रह होंगे धन अच्छा आएगा। तो चंद्रमा अकेला ही है और वो भी विष नवास में आ गया, तो परेशानी तो होगी। एकादश भाव का स्वामी सूर्य भी विष नवास में, और अर्थ त्रिकोण में एक ही ग्रह वो भी विष नवास में, और 10वें भाव का स्वामी वो भी विष नवास में, तो कैसे होगा? और योग पितृ इंद्र में हुआ, पितरों का प्रभाव। जब कुंडली में गुरु अगर नीच राशि में होता है तो हरिवंश पुराण ये कहता है कि पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के आधार पर ऐसी स्थिति बनती है, प्रबल पितृदोष होता है। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करना चाहिए, तो नवास वगैरह ये सब कुछ ठीक हो जाएंगे। जो विष नवास वगैरह पितृदोष निवारण करना चाहिए। षड वर्ग का अध्ययन करना चाहिए, तब जाकर के दोष निकाले। ये तो सिर्फ लगन कुंडली और नवास से मैंने आपका मार्गदर्शन कर दिया। उनमें भी जो दोष निकलते हैं उसके साथ उनका भी उपाय करे तो आपकी राह आसान होगी, नहीं है तो नहीं होगी। तो कंप्लीट अध्ययन करके पितृदोष निवारण करें, और जातक शुक्र का रत्न गले में धारण कर सकता है, धारण करें, और सूर्य को नियमित रूप से अर्घ दें। जब आप उससे संबंधित जब इसका अध्ययन कर लोगे, करा लोगे, तो ये सूर्य का विश्वास, चंद्रमा का विश्वास सब खत्म हो जाएगा और आपकी राह आसान हो जाएगी। और जो आपके पितृ जो अतृप्त योनि में है उनकी मुक्ति हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी राह आसान तभी होगी। और कुंडली का मैंने खूब अच्छी तरह से देख लिया। भाई मुझे समझ में नहीं आया कि इनका कोई सफल विदेश गमन योग हो, फिर भी ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहती। और 3 विद्वानों से पता कर लो, भाई कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं आशा की किरण हो तो। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया है उसके हिसाब से मुझे नहीं दिखाई देती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।